हेलो साइंस साथियों। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22वां प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 4107। यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 36 है तो बड़ी संख्या बतानी है क्या होगी। दो संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक 27 है तो हम संख्या है वो 27A और 37 है। ठीक है, 37 यहाँ पर तो 37 भी ले सकते हैं, 37A और 37 भी ले सकते हैं क्योंकि महत्तम समापवर्तक जो होता है उस संख्याओं में कॉमन होता है। ठीक, अब इन दोनों को संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है 37A और गुणा 37B। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4107। ठीक है, 4107। 37 का वर्ग कितना होता है, 37 के वर्ग से या तो एक एक करके 37 से काट लेंगे इसको। ठीक है, 37 के वर्ग से डायरेक्ट काट लेंगे। 37 का जो वर्ग होता है वो 1369 होता है। ठीक है, 37 का जो वर्ग होता है वो 1369 होता है। 1369 ए भी आ जाएगा और बराबर में 41 का 4107 आ जाएगा। यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा। ए बी का मान कितना आ जाएगा, ये कितनी बार, लगभग 3 बार जा रहा है यहाँ पर। ये 13 3 39 लगभग 3 बार जाएगा। 3 9 27 पूरा पूरा 3 बार कट रहा है यहाँ पर ये। ठीक, ए बी का मान यहाँ पर 3 आ गया। अगर ए बी का मान यहाँ पर 3 आ गया तो दो संख्याएं हम ले सकते हैं, या तो एक 3 हो जाएगी और एक हो जाएगी, इनमें छोटी बड़ी है एक दूसरे की है। यहाँ पर इसको इस तरह से रख सकता हूँ 3 1, तो इसका मतलब ए का मान 3 और बी का मान 1 ले सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो संख्या ही क्या पूछा सवाल में कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 37 गुणा 3 हो जाएगी। 37 गुणा 3, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 111 वो बड़ी संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए लौटता है और इस प्रकार उसे कुल 7 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यानी कि एक व्यू पॉइंट तक जाता है पैदल और वापस आता है कार से। इसका मतलब पैदल जाता है और फिर कार से वापस आता है तो उसको टोटल समय लगता है उसको 7 घंटे 15 मिनट। इसको हम मिनट में भी रख सकते हैं, इस तरह से 7 घंटे 15 मिनट करके। ठीक है, इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी इसमें से घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा तरीका यही रहेगा कि हम उसको किस तरह से रखें। 15 मिनट का मतलब होता है 15 चौका 60, यानी 7 चौक 28 बट 1 और 29 बटे, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4, 29 बटे 4 लिख सकता हूँ इसको मैं। 7 घंटे 15 मिनट है। 7 घंटे 15 मिनट को अगर मैं इस तरह से बदलूँगा अभी मैं, तो 7 गुणा 7 सही 15 बटे 60 रख सकता हूँ। 15 चौका 60, 1 बटे 4 आएगा और 4 से 28 है 29 बटे 4 आ जाएगा। इस तरह से रख सकता हूँ इसको मैं। इसके अलावा और आगे बोला है कि दोनों तरफ कार से अगर जा रहा है वो, यानी कि दोनों तरफ कार से जा रहा है तो उसको 6 घंटे कम लग रहे हैं। 6 घंटे कम लग रहे हैं मतलब 6 चौक 24 और 29 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बटे 4। ठीक है, यानी कि अगर वो दोनों तरफ कार से जा रहा है तो उसको 5 बटे 4 घंटे लग रहे हैं, यानी कि सी का मान 5 बटे 8 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोला है कि दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। दोनों तरफ किससे करना है, दोनों तरफ उसको करना है पैदल। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसको यहाँ पर ये ना रख करके, ये ना रख करके मैं यहीं पर दोनों तरफ गुणा कर दूँ। यहाँ पर अगर दोनों तरफ पूछा है तो यहीं पे मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूँगा। यहाँ से गुणा कर दूँ 2p और प्लस 2c और बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काटूँगा तो 29 बटे आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 29 बटे 2 आ जाएगा। ये 4 है ना, यहाँ पर ये 4 था, 29 बटे 2 आ जाएगा। 2c का मान इसमें से घटा दूँ तो 2p का मान आ जाएगा। 2p का मान कितना आ जाएगा, 29 बटे 2 माइनस का 5 बटे 4। ये मुझे घटाना, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मैं अगर घटाता हूँ तो 2 4 इसका एलसीएम ले लूँगा, 2 दूनी 4 और 29 दूनी 58 आ जाएगा और माइनस का 5, यानी कि आ जाएगा 53 बटे 4। 53 बटे 4 आ जाएगा। 2p का मान दोनों तरफ पैदल से पूछा है ना उसने, दोनों तरफ पैदल एक तरफ से पूछा तो तब हम इसको अलग-अलग कर सकते थे। इस तरह से भी करके या 2p इधर आराम से ले आते, 8 आ जाता है यहाँ पर। अब दोनों तरफ 2p का ही मान इसमें पूछा है, 53 बटे 4 आ जाएगा। इसको मैं घंटे में और मिनट में बदलना है। ये घंटे में आया है यहाँ पर, ठीक है, घंटे में चल रहा है ऊपर से नीचे तक। तो इसको ये मैं घंटे में बदलूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 13 चौका 52, यानी कि 13 तो यहाँ पर आएगा, 13 सही 1 बटे 4 आ जाएगा और गुणा 60 कर दूँगा। ये 60 से करूँगा यहाँ पर गुणा तो 4 से इसको काटूँगा, 13 घंटे और 15 मिनट। ठीक, 13 घंटे और 15 मिनट का उसको समय लगेगा। आ गया होगा समझ में, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्रमशः 1.2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बाह्य और आंतरिक व्यास, ये व्यास दिए हुए हैं। बाह्य व्यास है 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी
अगर मुझे त्रिज्या निकालनी होगी तो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 0.6 सेंटीमीटर की, और इसकी हो जाएगी यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये आधी हो जाएंगी दोनों, और यहाँ पर 82-81 खोखले गोले हैं। ये इतने खोखले गोले हैं 82-81 संख्या में। इनको पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद एक ठोस गोला में ढाला जाता है, यानी कि इनको पिघलाया दिया जाता है, पिघलाने के बाद एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो इन सबका आयतन और उस ठोस गोले का आयतन बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं से वो ठोस गोला बनाया गया है बड़ा वाला। तो यानी कि 82-81 गोलों का आयतन कितना होगा? 82-81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 82-81 किसका वर्ग है? 91 का वर्ग है। ठीक है, इसको मैं 91 का वर्ग लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 92 का 91 का वर्ग हो जाएगा 82-81। तो इतने गोलों का मुझे आयतन निकालना। आयतन इसका खोखले गोले का आयतन कितना होता है? खोखले गोले का आयतन हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई r की घात 3 माइनस r की घात 3। ये ठीक है, मैंने इस तरह के किसी प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है इसका। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर ये। अब मैं यहाँ पर इनके मान रखूँगा। 4/3 पाई यहाँ पर आएगा, और r का मान यानी कि 0.6 का वर्ग का घन, और माइनस का 0.5 का घन, इतना आ जाएगा। इतना कर सकता हूँ, और आगे जो आएगा वो बड़े वाले जो गोला बना है उसके घन के बराबर होगा। 4/3 पाई, और इसका जो मैं त्रिज्या मान लेता हूँ, त्रिज्या इसकी r मान लेता हूँ बड़ी, इसके घन के बराबर होगा। यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई तो ये कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, r की घात 3। यहाँ पर जो बचेगा वो 91 की पावर 2, और यहाँ पर बचेगा केवल ये 0.216 आ जाएगा। 0.216, और ये 0.125 आ जाएगा यहाँ पर। इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, और बराबर ये r की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई? इतना तो कर ही लेंगे। अब इसमें से मुझे घटाना है, इसमें से मुझे इसको घटाना है। 0.216 में से 0.125 को घटाऊंगा तो 0.91 बचेगा, यानी कि 0.91 बचेगा। यहाँ पे 0.091 बचेगा, क्योंकि 3 संख्याएं हैं यहाँ पर, 3 संख्याएं लेनी पड़ेंगी हमें यहाँ से। ठीक है, 0.091 बचेगा यहाँ से। इस पॉइंट को हटा करके मैं यहाँ नीचे 1000 कर सकता हूँ, यानी कि 91/1000 कर सकता हूँ। इतना मैं कर लूँगा। इसके बाद ये 91 यहाँ पर है, 91 का वर्ग यहाँ पर है, तो इसका मैं ये रख सकता हूँ r की पावर 3 बराबर 91/10 की पावर 3 ये रख सकता हूँ, क्योंकि ये जो है 3 है, तो मैंने इसको बाहर कर दिया, और 91 की पावर 3 ये भी मैंने बाहर कर दिया। इसका मतलब r का मान 91/10 आ जाएगा, या r का मान 9.1 आ जाएगा। इतना कर सकते हैं। सवाल कैलकुलेटिव तो है, ठीक है, करना ही इसी तरह से पड़ेगा, और कोई ऑप्शन का इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें भी पूर्ण संख्या तक दिया हुआ है, तो हम इसको ऑप्शन से भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा। 9.1 आ जाएगा, यानी कि r का मान जो आ गया, बड़े वाले r का मान यहाँ से 9.1 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम यहाँ से बिठा सकते हैं। r का मान जो है, बड़े वाले r का मान यहाँ से 9.1 आ गया। जो बड़े वाला गोला था उसकी त्रिज्या आ गई 9.1 की। अब बोला है कि मूल गोलों और ठोस गोले के बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना अंतर है। बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई है, तो मूल जो गोले थे उनका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 1.2, यानी कि इनकी जो त्रिज्या थी वो 0.6 थी। 82-81 गोले हैं यहाँ पर, या मैं इसको 82-81 लिखता हूँ एक बार। ठीक है, इतने गोले हैं, इनका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाह्य क्षेत्रफल? 4πr। r कितना है? r का मान 0.6 है यहाँ पर, 0.6 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और किससे अंतर निकालना है? अंतर निकालना है ठोस गोले से। ठोस गोले का कितना हो जाएगा? 4π, और r कितना है इसका? r है 9.1, 9.1 स्क्वायर, 9.1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? इतना तो कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर 0.9.1 है, और एक यानी कि 91 का वर्ग यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ से 91 का वर्ग बाहर निकाल सकता हूँ, और 4π भी। 4π 91 का वर्ग मैं बाहर निकाल सकता हूँ। 91 का वर्ग ये आ जाएगा यहाँ पर कॉमन, और 4π यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास? 0.6 बचेगा यहाँ पर। 0.6 का वर्ग, ये 4π बाहर आ चुका है, और यहाँ से 9.1 का वर्ग बाहर गया है, तो यहाँ पर केवल 0.1 का वर्ग बचा है यहाँ पर। ठीक है, ये 0.1 का वर्ग बचा है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पर जब मैं 91 का वर्ग निकालूंगा तो 0.1 का वर्ग यहाँ पर रह गया होगा। इतनी बात हम कर लेंगे यहाँ पर। अब इसको हम लिख देंगे 82-81। 82-81 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 4, और गुणा 22/7, इतना आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये आ जाएगा 0.36, और माइनस का 0.01 आएगा। इसका वर्ग 0.01 होता है, इसमें से घटाओगे तो 0.35 बचेगा यहाँ पर। 0.35 बच जाएगा केवल यहाँ पर। यहाँ पर बचेगा 0.35।
इतना कर लेंगे यहाँ से 7 से यहाँ पर आ जाएगा 0.35 आ जाएगा यहाँ पर 0.35 यहाँ पर आ गया और 7 से इसको मैं जब काटूँगा तो कितनी बार कट जाएगा 0.05 बार कट जाएगा यहाँ से ये। ठीक, अब मुझे इनकी सबकी गुणा करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरा, इसकी गुणा करूँगा मैं 82 81 यहाँ पर है 82 81 और 22 चौक 88 हो जाएगा 88 यानी कि 4 पंजे 20 कर लेता हूँ यहाँ पर 2.2 यार 22 दूनी 44 यानी कि 4.4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है 4.4 आ जाएगा। अब मुझे इसकी गुणा करनी है 82 81 की और 4.4 की, तो यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं मेरा कुछ आंसर आ जाएगा। अब मैं इसकी गुणा करके देखता हूँ तो देख सकते हैं इसके आसपास कौन सा आ जाएगा, कौन सा आंसर आएगा। कर सकते हैं यहाँ से 82 और 81 इसकी गुणा 44 से करनी है यहाँ पर 44 से करनी है। 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 11 और 4 अट्ठे 32 और 3 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है सेम यहाँ पर यही आ जाएगा 4 2 1 3 और 3 4 और यहाँ पर 6 आ जाएगा 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा 3 आ जाएगा 36 436 और पॉइंट भी है यहाँ पर तो पॉइंट यहाँ पर रहेगा ये भी। ठीक है तो 36 436.4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर ये तो इस तरह से इस सवाल को कर लेंगे, समझ में आ गया, वो कैलकुलेटिव सवाल है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है। 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास अगर दो दूध 5 था 5 यूनिट था तो उसने 2 यूनिट उसमें पानी मिला लिया तभी उसको इतना लाभ हुआ है। ठीक है तभी उसको 40% का लाभ हुआ है। ये हम कहते हुए आ रहे हैं, समझाते हुए आ रहे हैं इस बात को, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो 2 है ये मिलाया गया पानी है। पानी सवाल में पूछा है कि मिश्रण में जल का प्रतिशत यानी कि पानी की यूनिट 2 हो जाएगी, टोटल यूनिट कितनी है 7 है। तो यही परसेंट पूछा है और गुणा कर देंगे 100 से यहाँ पर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 200/7 आएगा। ऑप्शन किस तरह से दिए पॉइंट में दिए गए हैं तो 7 दूनी 14 आ जाएगा और 7 अट्ठे 56 आ जाएगा यानी कि 28 पॉइंट। हाँ तो 28 पॉइंट के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2 5 7 है। तो 56 वर्ष है तो 56 का योग कितना हो जाएगा इनका 56 गुणा 3 आ जाएगा यहाँ पर 56 गुणा 3 है 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और एक 3 पंजे 15 और एक 16 यहाँ पर 168 आ जाएगा। यानी कि 2 5 7 इनका योग जो है 168 के बराबर है। 5 और 7 14 का मान जो है वो 128 के बराबर है और 1 का मान जो हो जाएगा 14 कम 14 14 दूनी 28 यानी कि 1 का मान 12 के बराबर हो जाएगा। पूछा गया सबसे छोटे व्यक्ति, सबसे छोटा व्यक्ति है 2, 2 से गुणा कर देंगे 24 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के व्यापार मूल्य पर 25% की छूट देकर उसे बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। भाई यहाँ पर एमपी है, एमपी दिया हुआ है, एमपी को मान लेंगे 100 है यहाँ पर यानी कि जो बाजार मूल्य है मार्केट प्राइस जो 100 रुपये है और वो क्या करता है इस पर छूट देगा। जब छूट देगा तो एमपी पर जब छूट मिलती है तो एसपी बन जाता है। छूट कितनी दी है 25 रुपये की, तो 75 रुपये की छूट दे 25 की छूट देकर 75 में बेच दिया गया है उसको, तो उसे 25% का लाभ होता है। अगर कोई वस्तु 75 रुपये में बेची गई है तो उस पर लाभ कितना हुआ है 25% का, तो सीपी क्या होना चाहिए? सीपी क्या होना चाहिए 75 गुणा सीपी होना चाहिए यहाँ पर 100/125 यही होना चाहिए। ठीक है 25 से काटूँ 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 5 से काटूँगा 15 आ जाएगा 15 चौका 60। ठीक तो ये 60 होना चाहिए। सीपी जो होना चाहिए वो 60 रुपये का होना चाहिए यहाँ पर, तभी उसको यहाँ पर कितना लाभ होगा 25% का लाभ होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बोला है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 35% बढ़ जाता है, यानी कि इसको मैं 35% बढ़ा देता हूँ। 35% मतलब 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 18 और 3 21 यानी कि इसको मैं 21 बढ़ा देता हूँ। 35% जो होगा 60% का 21 होगा। अगर मैं इसको 21 बढ़ा देता हूँ तो अब जो नया मूल्य नया जो सीबी होगा उसका 81 रुपये होगा। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बोला कि वह अभी भी 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसका सीपी कितना होना चाहिए? 20% का लाभ अर्जित करना चाहिए तो एसपी कितना, सीपी तो 81 आ गया। अब वो अगर 20% का लाभ अर्जित करना चाहेगा तो उसका एसपी जो होना चाहिए वो 6/5 गुणा में होना चाहिए। इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ 6 से गुणा करके और 5 से भाग कर दूंगा, या दूसरा तरीका मेरे पास ये भी है कि दोनों को 2 से गुणा करके ऊपर नीचे 10 हो जाएगा, 12 की डायरेक्टली गुणा कर दूंगा, 12 एकम 12 आ जाएगा और 12 अट्ठे 96 आ जाएगा, 96 और 1 97 और पॉइंट लग जाएगा मेरा। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता हूँ वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कोई से भी कर सकते हैं। तो अब जो उसका एसपी होना चाहिए, यहाँ जो एसपी होना चाहिए, जब उसका सीपी 81 हो गया था बढ़ करके 35% बढ़ करके, तो उसको अब 20% लाभ कमाना था तो उसको 97.2 रुपये में बेचनी होगी वो चीज़।
अगर वो 97.2 में बेच रहा है तो सवाल में पूछा तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए? तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? यहाँ पर ये देखो कितनी छूट देनी चाहिए अंकित मूल्य पर? केवल 2.8% की, ठीक है? 2.8% की छूट देनी चाहिए, तब जाकर के ये सब मामला बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसकी समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी जो समान लंबाई है वो ये है 5 और 5, ये समान लंबाई की है, और इसकी जो तीसरी भुजा है जो इनसे अलग है वो 8 सेंटीमीटर की है। ये दोनों बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ये दोनों भुजाएं बराबर है यहाँ पर, ठीक है? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, जो यहाँ पर लंब है यहाँ पर, ठीक है? एक तरीका इसका ये भी है डायरेक्टली कि यहाँ पर इसका मान निकालो कितना हो जाएगा। इसका अगर इसका मान 5 है, इसका मान 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का मान 8 है ना यहाँ पर, तो ये 4-4 हो जाएंगे, तो इसका मान 3 होना चाहिए। ये ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर। 5 का वर्ग जो होगा 3 के वर्ग 4 के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर 3 का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 8 है, और ऊंचाई कितनी है? 3 है यहाँ पर, गुणा 3। 2 चौक 8, 4 तिया 12, 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये भी है कि इसकी 3 भुजाएं हैं। ए का मान कितना है? 5 है, बी का मान कितना है? 5 है, और सी का मान कितना है? 8 है, ठीक है? इनका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप यानी कि एस का मान हो जाएगा यहाँ पर 9। 5 5 10 18 यानी कि 9 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, एस एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। यहाँ पर ये तरीका भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एस का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9 है, 9 गुणा 4 आ जाएगा, 9 गुणा 4 आ जाएगा, और 9 गुणा 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 चौक 36, ये रूट में आता है यहाँ पर, ठीक है? ये रूट में आता है यहाँ पर। ये इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, जब हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये 4 चौक 16 और 16 नंबर 144 आ जाएगा। 144 आ जाएगा, यानी कि 12 का वर्ग है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में 5%, 15%, 20% की वृद्धि की जाती है 1 वर्ष के लिए, उनके लाभ का यहाँ पर अनुपात पूछा है, ठीक है? अनुपात पूछा है, तो कुछ बच्चे पता क्या करेंगे इसमें? सुरेश, दिनेश और रमेश, ये 3 व्यक्ति दिए हुए हैं। यहाँ पर इनका मूल्य 3, 6 और 8 के अनुपात में है, तो यहाँ पर ये बढ़ा लेंगे। यहाँ पर बढ़ाने के बाद ये 1 बढ़ाएँ, ये 2 इसी पर बढ़ाएँ, फिर इनमें 5% की वृद्धि करेंगे, इसमें 15% की वृद्धि करेंगे, इसमें 20% की, फिर उनका रेशियो निकालेंगे। तो ये समय फालतू करना है यहाँ पर। अगर केवल रेशियो ही पूछा है तो इतना कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है? अगर केवल रेशियो पूछा है तो। यहाँ पर रेशियो पूछा था, तो हम यहाँ सिर्फ इतना करेंगे, यहाँ पर 5% बढ़ाएगा तो 105 आ जाएगा यहाँ पर रेशियो। यहाँ पर कितना बढ़ाएगा? 115 बढ़ा दिया गया है इसको, ठीक है? यानी कि जो नीचे 100 आए हैं ना, वो सब कट जाएँगे, और यहाँ पर कितना 20% यानी कि 120 हो जाएगा। इसी का रेशियो निकाल दो, बस इसी का रेशियो निकाल दो, आंसर आ जाएगा। वही बात है सारी। बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर रेशियो पूछा था तो इतना-इतना बढ़ा दिया गया था सबको, तो यहाँ पर इनका रेशियो निकाल दो। यहाँ से रेशियो निकालने के लिए पहले 3-3 से इसमें भाग कर दो, और यहाँ से मुझे दिख रहा है 15 भी यहाँ पर कॉमन है सब में, तो मैं 15 से ही काट देता हूँ। यहाँ पर 15 सत्ते 105 आ जाएगा, 3 गुणा 7 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 6 और यहाँ पर कितना है 5, 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 यानी कि 23 दूनी यहाँ पर आ जाएगा, 23 दूनी 46, 46 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 15 अट्ठे 120, 8 गुणा 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 46 और 64, ठीक है? 64, तो ये रेशियो आ जाएगा इनका। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं कि इसमें इतनी, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है कि बच्चे थोड़ा-सा अपना समय खराब करें, इतना-इतना परसेंट इसमें बढ़ा करके। बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशियो पूछा है इसमें। अगला सवाल ये है कि यदि 6,60,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, तो जो दर है वो कितनी हो जाएगी? दर हो जाएगी 1% की। आर बराबर 2% दिया हुआ था, और अर्धवार्षिक की है तो दर हो जाएगी 1% की, ठीक है? आधी हो जाती है अर्धवार्षिक में। इसके बाद जो 1 वर्ष का समय है ये 2 गुना हो जाएगा, टाइम हो 2 ईयर का हो जाएगा, ठीक? और धनराशि कितनी दी हुई है? इतनी दी हुई है। तो क्या पूछा है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? भई 6 मैंने बता रखा है, तरीके तो मैंने बताए, कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन तरीका इसका इससे बेस्ट कोई है नहीं। यहाँ पर 1/100 हो जाएगा यहाँ पर। भाई 2 साल के लिए तो मैं इसको काटूँगा तो यहाँ पर 6600 आ जाएगा। 6600 आ जाएगा, और 66 से मैं 2 की गुणा करूँगा 2 साल के लिए, तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 13, ठीक है? अगले साल में जाऊँगा फिर से एक बार इसको एक 6600 में 1/100 की गुणा करूँ तो 66 आ जाएगा केवल, और 66 से 1 की गुणा करूँ तो 66 आ जाएगा यहाँ पर।
इसको जोड़ दूँगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा 6, 6, 2, 3 यानी कि 13,266 का मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका 13,266। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक्स, वाई और जेड ने ₹3400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने तो यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है एक्स, वाई, जेड ने ₹3400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। इन तीनों ने काम किया। इनको कुछ प्रॉफिट मिलना था ₹3400 का बाद में। ठीक है, एक्स ने 5 दिन के लिए काम किया। एक्स ने ये इनका टाइम है यहाँ पर, एक्स ने 5 दिन के लिए काम किया, वाई ने 7 दिन के लिए और इसने 10 दिन के लिए काम किया और इनका जो दैनिक मजदूरी थी वो 4, 5 और 3 के अनुपात में थी। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट किस अनुपात में होगा? 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35 और 3 नाइन 30। इस अनुपात में होना चाहिए इनका प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30, 20, 50, 50 और 35, 85 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 85 का जो मान है वो किसके बराबर है? 3400 के बराबर है। 85 का मान 3400 के बराबर है। 17 से काट लेंगे, 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34, यानी कि एक का मान जो है वो 5 चौक 20, 40 के बराबर हो जाएगा। एक का मान जो है वो 40 के बराबर हो जाएगा। सवाल में पूछा है एक्स को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? एक्स को धनराशि कितनी प्राप्त हुई? 20 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 800 रुपए प्राप्त होंगे एक्स को। ठीक है, 800 रुपए प्राप्त होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी हैं। एक होटल में गए, 19 विद्यार्थियों ने प्रत्येक ने भोजन पर 175 खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने 20 के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 विद्यार्थी थे टोटल। ये टोटल 20 विद्यार्थी हैं यहाँ पर। ये टोटल 20 विद्यार्थी हैं। इसके अलावा जो 19 विद्यार्थी हैं, उन्होंने कुछ खर्च किया और एक अकेले ने कुछ खर्च किया। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि जो 19 विद्यार्थी हैं, उन्होंने ₹175 पर व्यक्ति ने खर्च किए। इसके अलावा जो एक व्यक्ति बचा, उसने जो खर्च किया है, उसने सभी के 20 के औसत से। मैंने अभी मुझे इनका औसत नहीं पता कितना, ये जो टोटल 20 है, इन्होंने कितने खर्च किए प्रति व्यक्ति ने, तो प्रति व्यक्ति ने मैं मान लेता हूँ ₹1 खर्च किया है इन्होंने, सभी ने यहाँ पर। इसने जो खर्च किया है ना, इसने जो खर्च किया है, वो है इस एक व्यक्ति ने इन सभी के औसत से, यानी कि इससे ए प्लस कितने रुपए अधिक खर्च किए हैं? ₹19 अधिक खर्च किए हैं। ठीक? इसका मतलब इनका टोटल जो खर्च होगा 20 ए हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा? इन सभी के 19 गुणा 175, ये सभी ने जो खर्च किया है 19 व्यक्तियों ने, और इस अकेले ने जो खर्च किया है 1 गुणा ए प्लस 19 आ जाएगा यहाँ पर तो। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर गुणा नहीं करनी होती, डायरेक्टली गुणा नहीं करते इनकी। यहाँ पर 19 यहाँ पर देखो ये ए है यहाँ पर, इस ए को इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पर 19 ए बचेगा यहाँ पर, 19 ए बचेगा, यहाँ 19 गुणा 175 बच रहा है और प्लस का यहाँ पर 19 बच रहा है। ठीक है? कुछ बच्चे यहाँ पर डायरेक्टली गुणा कर देंगे, गुणा नहीं करनी होती है, पहले इस तरह से रखना होता है, इस फॉर्म में रख कर के बाद में गुणा करते हैं। ठीक है? यहाँ पर 19 से 19 सब जगह कट जाएगा 19, ए बराबर कितना आ जाएगा? 175 और प्लस का 1, 176 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक? यहाँ पर 176 आ जाएगा। ए का मान 176 आ गया। सवाल पूछा है उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि। टोटल व्यक्ति कितने? 20 हैं। एक व्यक्ति ने कितना खर्च किया है? 176, तो 20 ने कितने खर्च किए होंगे? 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, ₹20 उन्होंने सभी ने खर्च किए हैं यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार 50 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सेम है, उसी तरह से है थोड़ा-सा, लेकिन ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो यहाँ पर किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार 50 किलोग्राम है। सवाल में पूछा था कि प्रारंभ में टोकरियों की संख्या कितनी है? सवाल में ये पूछा। मुझे नहीं पता कि प्रारंभ में टोकरी की संख्या मतलब सेबों की संख्या कितनी है टोकरी में, मैंने एन ले ली है वो। तो इनका जो औसत भार था कितना था? 50 था यहाँ पर। तो टोटल कितने हो जाएँगे ये? टोटल हो जाएँगे 50 एन। ठीक है? टोटल 50 एन सेब हो जाएँगे। इसके बाद इसमें किया गया 60 किलोग्राम औसत वाले 6 सेब और मिला दिए गए। अब इसमें कुछ 6 सेब और मिला दिए गए यहाँ पर। ये पहले एन थे, अब 6 सेब और मिला दिए गए। ठीक है? तो क्या हुआ? इनके औसत भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। यानी कि औसत पहले 55 था, अब कितना हो गया? 55 हो जाएगा यहाँ। पहले 50 था, 55 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक? तो टोटल कितना हो गया था? अब टोटल ये हो गया था यहाँ पर 60 किलोग्राम औसत के 6 सेब मिलाए गए, यानी कि 360, 6 छंग 36, 360 किलोग्राम वज़न इसमें मिला दिया गया था, यानी कि 50 एन और प्लस का 360 किलोग्राम इसमें वज़न मिला दिया गया था 50 इस पूरी टोकरी में यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि इनकी जो गुणा होगी इसके बराबर है, क्योंकि ये n की गुणा देखो यहाँ पर बराबर होता है। भई कोई संख्या है और औसत है, तो जो टोटल आएगी संख्या की और औसत की गुणा करके तो आएगा। मैं इसको 55 n प्लस 6 बराबर का 50 n और प्लस का 360 ये भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है?
अब यहाँ पर 55n आ जाएगा, यहाँ पर 55n, और ये आ जाएगा 5 छंग 30 और 5 छंग 30 और 1 33 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 50n और प्लस का 360 आ जाएगा। ये यहाँ पर भी मुझे गुणा नहीं करनी थी, गुणा ना करके मैं 6 मेरा सब जगह से कॉमन आ जाता। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर जो गुणा कर दी ना इसकी, ये थोड़ा-सा जो समय लगा ये फालतू लग गया, और यहाँ पर भी कॉमन 6 आसानी से निकल रहा था। 5 कॉमन निकल रहा था। यहाँ पर देखो 50n है, ये धरा कर घट जाएगा, यहाँ पर 5n बचेगा। 5n बचेगा और इधर कितना बचेगा? 30 बचेगा यहाँ पर। तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा यहाँ पर 6। यानी कि प्रारंभ में जो टोकरी थी, टोकरी में सेब थे वो 6 सेब थे प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव ए धारा के साथ बिंदु x से बिंदु y तक जाने में एक दूसरी नाव b के द्वारा धारा के विपरीत बिंदु y से z तक जाने में 3 घंटे कम लेती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको समझेंगे। ये सवाल आपने किया होगा तो आपको थोड़ा सा भारी लगा होगा, लेकिन मैं इसको आसान बना दूंगा। ठीक है, एक बार आप समझ लेना ध्यान से, फिर आपको आसान लगने लगेगा। यहाँ पर एक बिंदु है x, ये बिंदु x है यहाँ पर, और x से y तक एक नाव जा रही है ए जो है x से y तक जा रही है धारा की दिशा में। तो इसका मतलब नाव जो बह रही है वो, धारा जो बह रही है वो इधर को बह रही है यहाँ पर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, उसकी दूरी दे रखी है, दूरी बता रखी है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की यहाँ पर 20 किलोमीटर की इसकी दूरी बता रखी है x से y तक के बीच की। ये यहाँ से यहाँ तक जितना जाने में जितना समय ले रही है ना, x से y तक जाने में, एक नाव है b जो विपरीत दिशा में चल रही है इसके, और y से z तक जाने में इससे 3 घंटे कम समय लेती है। यानी कि ये जो नाव है x, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे कम का समय लेती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 किलोमीटर है, और यहाँ से बोला है कि x और y के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, जो y और z के बीच की दूरी का आधा है। y और z के बीच की दूरी का आधा है, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इनकी दूरी 40 हो जाएगी, ये भी 20 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये भी 20 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बोला है कि नाव बी के शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ए है और ये बी है। यहाँ पर इन दोनों की हम चाल काउंट करेंगे। ये ds आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, बी आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा। ये भी ds आ जाएगा, यूएस, बी और डब्ल्यू दोनों की अलग अलग करेंगे। इसकी चाल दी रखी है, शांत जल में नाव की चाल बी की 10 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ पर। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ पर दे दी है इसकी। आगे बोला है कि और नाव ए की शांत जल में चाल, जो नाव ए की शांत जल में चाल है, यानी कि ये शांत जल में चाल नाव की ए, ये क्या है? नाव बी की धारा के विपरीत दिशा में चाल के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, इस वाली के। ये बी की विपरीत दिशा में चाल है, ये इसके बराबर है। ये दोनों बराबर है कुल मिला के, बी, ये वाला बी और ये वाला यूएस बराबर है। यहाँ पर दे रखा है धारा की चाल समान माने। यहाँ पर ये दे रखा है दोनों की जो चाल है धारा की समान माने, और ज़ाहिर-सी बात है धारा की चाल तो समान ही रहेगी दोनों के लिए, क्योंकि नदी एक ही है और एक ही नदी में दोनों नाव बह चल रही है, तो धारा की चाल तो बराबर होगी। तो यहाँ पर ये डब्ल्यू में ले लेंगे इसको हम यहाँ पर। यहाँ पर बोला है ये बी है, तो ये कितना होना चाहिए भाई? ये अगर बी है तो ये बी 10 माइनस का डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि ds का मान जो होता है बी के और डब्ल्यू के योग के बराबर होता है। यूएस का मान जो होता है बी के और डब्ल्यू के अंतर के बराबर होता है, जिनमें बी हमेशा बड़ा होता है। ठीक, और डब्ल्यू कहीं ना कहीं 10 से तो छोटा ही है। यहाँ पर 10 माइनस डब्ल्यू किसका मान आ जाएगा? यूएस का मान आ जाएगा। अगर ये 10 माइनस डब्ल्यू है तो इसका मान भी 10 माइनस का डब्ल्यू आ जाएगा इसका, क्योंकि ये दोनों बराबर है यहाँ पर। ये अगर 10 माइनस डब्ल्यू आ जाएगा तो इसकी जो चाल आ जाएगी ए की शांत, मतलब इस धारा की दिशा में जो चाल आ जाएगी 10 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि 10 आ जाएगी यहाँ पर। प्लस का करूंगा मैं यहाँ पर, जब डब्ल्यू को प्लस करूंगा तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, इस तरह इतनी बात समझ में गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बता दिया कि ds का मान जो होता है वो डब्ल्यू का इसके योग के बराबर होता है। इसको इसको जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा यहाँ पर। इतनी बात आ गई समझ में। यहाँ पर ये 10 आ गया, इसकी जो चाल है नाव ए की धारा की दिशा में चल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की आ गई, और ये कितनी दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर की। तो इसका जो समय लगने वाला समय कितना होगा? 2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, इसको जो समय लगा होगा वो 2 घंटे का समय लगा होगा। यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर जो समय लगा है इसको, यहाँ पर ये जो समय लगा है इसके समय से, यहाँ से जो बी को यहाँ से यहाँ तक जेड तक जाने में जो समय लगा उससे 3 घंटे कम का समय लगा है। तो जाहिर सी बात है इसको जो यहाँ से यहाँ तक जो विपरीत दूरी तय की है इसने, यानी कि विपरीत दूरी ये तय की है यहाँ पर ये वाली, तो इसको जो समय लगा यहाँ 5 घंटे का समय लगा होगा इसको। ये बात समझ में आ गई? इसको 5 घंटे का समय लगा होगा यहाँ पर। अगर इसको 5 घंटे का समय लगा है और उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो यहाँ पर इसकी चाल जो हो जाएगी
10 माइनस डब्ल्यू का मान जो आ जाएगा यहाँ पर 5 अट्ठे 40, यानी कि इसकी चाल जो आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। इसकी चाल अगर 8 है तो ये यदि ये बराबर है तो इसकी चाल भी 8 आ जाएगी। यानी कि शांत जल में नाव की चाल जो होगी है कि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इस सवाल को करेंगे, ठीक है? एक बार सही करके समझ लेंगे इसको, और इसी तरीके से सभी सवाल होते हैं। बहुत आसान चैप्टर है अगर इस तरह से समझ लिया तो। कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद 28 और 31 हैं। भाई एक समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद कितना है 28 है, और अंतिम पद जो है वह एल का मान 31 है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर एस एन का मान कितना हो जाएगा, एस एन का मान हो जाएगा n/2 और a प्लस एल, ठीक है? अगर अंतिम और प्रथम पद दिए हुए हैं तो, हालांकि इसका ये फॉर्मूला और है, ठीक है? उसकी आवश्यकता यहाँ है नहीं। तो इसमें पदों की संख्या बतानी है, इनका योग जो है वो 236 है यहाँ पर, और a का मान 28 है और l का मान यहाँ पर 31 है यहाँ पर, ठीक? यहाँ पर इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे n/2 और उसको जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 59 आ जाएगा। 59 से 36 में भाग कर देंगे, ये 236 में भाग करेंगे तो कितनी, 4 9 36, तो 4 बार चला जाएगा यहाँ पर। 59 से 4 बार चला जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि n का मान जो आ जाएगा वो 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि इसमें 8 पद हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30%, 20% कम कर दी गई। भाई 60% का मतलब क्या होगा, 60% का मतलब हो जाएगा 3/5, ठीक है? अगर वो 5 थी तो 3 कम करके 2 कर दी गई। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि अगर 10 थी तो 3 कम करके 7 कर दी गई वो। 20% का मतलब होता है 20 पंजे 100, यानी कि 5 थी तो 1 कम करके वो 4 कर दी गई, ठीक है? ये फ्रैक्शन आसान है, कर सकते हैं इसको। लास्ट में चौथे महीने में 60% की वृद्धि करी गई। 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मैंने बताया 3/5 होता है। अगर वो 5 थी तो अब के इस बार वो बढ़ा दी गई, घटाने की जगह यहाँ पर घटाया था, यहाँ पर उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है? अब बोला है कि उसकी मूल कीमत, लास्ट में जो है उसकी मूल कीमत जो है, उसकी कीमत, ईंधन की कीमत मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी है या घटी है, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125, यानी कि 25 पंजे 125, 1250 ये आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे, 8 चौक बचेगा, 7 से इसकी गुणा करूंगा, 7 चौक 28 और 7 छंग 42, 42 और 2 44, यानी कि 448 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक? तो यहाँ पर कम हुई है, 1250 से 448 रह गई है। कितने परसेंट कम हुई है ये बताना है यहाँ पर। तो कितना कम हुई है पहले तो हमें ये देखना है, यानी कि ये कम हुई है, 2 कम हुई है यहाँ पर, और यहाँ बचा 4 बचा, 4 से 4 जाएगा 0 बचेगा यहाँ पर, और 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि 802 कम हो गई है। 802 किससे कम हुई है, ये 1250 से कम हुई है, और गुणा कर दूंगा यहाँ पर 100, ठीक है? 25 से काटूंगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, यानी कि 4/50 आ जाएगा यहाँ पर। ये 4/50 ना करके मैं इसको 8 बना लूंगा, इसको 100 बना लूंगा। 8 इसको बनाऊंगा तो 8 दूनी 16 और 8 8 टू 64 आ जाएगा, और पॉइंट लगेगा मेरा यहाँ पर 64.16% की कमी आई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये मेरा ठीक हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 104, 133 को विभाजित करने पर 8 और 5 से डेसिमल बचती है? तो इसमें क्या करना होता है, इनका डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस निकाल करके उनका एचसीएफ निकालना होता है। तो इसमें से निकल जाए, घट जाएगा तो यहाँ पर 96 बचेगा, और इसमें से घटाऊंगा मैं यहाँ पर तो 128 बचेगा। 128 और 96 का एचसीएफ मुझे लेना है, तो यहाँ पर 196 कम 196 आ जाएगा, ये बचेगा 96 कम 96 आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर बचेगा 3। 32 से इसको काटता हूँ तो कट जाएगा क्या, 3 दूनी 6, यानी कि 3 से कट रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ जो है वो 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से इतने-इतने मिनट में भर सकते हैं। ये ए है और ये बी है। ए भरता है 52 मिनट में, और बी भरता है उसको 65 मिनट में। ठीक है, ये दोनों भरने वाले हैं। और पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोला जाता है कितने समय बाद? यानी कि इस तरह का सवाल है, फिर से रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूँगा, 13 तो दोनों में कॉमन है ही यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, 13 चौका 52, 4 से तो मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ पर 5 भी है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर 5 से भी गुणा करनी पड़ेगी, तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। अब मैं 52 से भाग करूँगा इसकी, तो कितना आएगा, 13 चौका 52, 4 से 4 कट जाएगा, तो मेरी इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इस वाले की।
65 है यहाँ पर, 13 पंजे 65, तो इसकी बचेगी 4 यहाँ पर, दोनों की इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम अलग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? इस तरह से एलसीएम निकालता हूँ मैं बाकी अलग से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोला है कि कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी कुल 60 मिनट में भर जाए। यानी कि ए और बी को एक साथ खोला गया था और बी जो है वो हमेशा खुला रहा था, तो बी के द्वारा कितना काम किया गया होगा 60 मिनट में? 4 यूनिट काम करता है 1 मिनट में, 60 मिनट में उसने 4 छंग 24, 240 उसने काम कर लिया होगा। टोटल काम कितना है? 5 चौक 20, 13 दूनी 26, यानी कि 260 टोटल काम है। टोटल काम अभी शेष काम कितना बच रहा है? 20 काम अभी बच रहा है। 20 काम किसने किया होगा? 20 काम इसने किया होगा जब दोनों को साथ खोला गया होगा। 5 से इसको भाग करूँगा तो इसको जो है 4 मिनट में बंद कर देना चाहिए था। 4 मिनट में 4 मिनट तक इसने काम किया था इसने। यानी कि क्या पूछा है इसमें? कितने समय बाद ए को, यानी कि इसने जो है 4 शुरू के 4 मिनट तक काम किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यदि पी क्यू आर 3 धनात्मक संख्याएँ हैं, इस तरह से दी हुई हैं यहाँ पर, ये 133 है, देखो इस तरह से दिया हुआ है पी की घात 3 और क्यू की घात 3 और इसका अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर, अनुपात क्यू की घात 3 और प्लस आर की घात 3 और यहाँ पर आर की घात 3 और प्लस पी की घात 3, इस तरह से दिया हुआ है सवाल। और इनका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 133, 35 और 152। तो यहाँ पर मैं खुद अपने ही दिमाग में मैं सोच सकता हूँ कि मुझे क्या-क्या इसमें मान रखने चाहिए यहाँ पर जो 133 हो जाए। तो मैंने पहले यहाँ क्यू देखा और क्यू देखा मैंने यहाँ पर। तो मैंने जब क्यू को यहाँ देखा तो मुझे यहाँ पर देखा मैंने 35, तो इसका मतलब मुझे लगा कि क्यू का मान तो छोटा होना चाहिए पी के सापेक्ष में। क्योंकि यहाँ पर पी का मान बड़ा होगा, क्यू का मान यहाँ पर छोटा होगा। ये देख के मुझे अंदाज़ा लग गया, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि 133 कब आएगा? 133 तब आएगा जब यहाँ पर 125 पूर्ण घन संख्या यानी कि 5 का घन करूँगा मैं यहाँ पर, 5 का, और फिर उसके बाद मैं किसका घन करूँगा यहाँ पर? 5 के घन के बाद मुझे कितना चाहिए यहाँ पर? अभी मुझे 8 चाहिए, तो मैं यहाँ 2 का घन करूँगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर दिख गया था कि मेरी क्यू जो है छोटी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 2 की घात 3 करूँगा तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर 2 लिया है क्यू को, तो यहाँ मुझे 2 की घात 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मुझे कितना करना पड़ेगा? 2 या 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे कितना बच रहा है यहाँ पर? 27। यहाँ पर मुझे 3 की घात 3 करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे 3 की घात 3 तो करना ही पड़ेगा, यानी कि 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? कि पी का मान मैंने लिया है तो मुझे पी तो रखना ही पड़ेगा यहाँ पर ये। तो ये 152 आ रहा है क्या? बिल्कुल 152 आ रहा है यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि ए का मान यहाँ पर 5 है, बी का मान 2 है और सी का मान यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर किसका अनुपात पूछा है? अनुपात पूछा है पी माइनस आर का। ये ए-बी-सी नहीं है, पी-क्यू-आर है यहाँ पर, ठीक है? ये पी-क्यू-आर है यहाँ पर, ये पी-क्यू-आर है यहाँ पर। तो ये पी आ जाएगा और ये क्यू आ जाएगा और ये आर आ जाएगा। यहाँ पर किसके अनुपात पूछे? पी माइनस आर का, यानी कि इसमें से इसको घटाऊँगा तो 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? तो 2 तो सभी में है पहले। उसके बाद क्या पूछा है? आर माइनस क्यू का। आर ये है और आर में से क्यू घटाऊँगा तो 1 बचेगा। 2 1 के साथ भी 2 ऑप्शन है, ठीक है? उसके बाद पूछा है पी माइनस क्यू का, तो पी माइनस क्यू का कौन-सा? ये हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। 2 1 3 का अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला सवाल भी इसी में ही है, समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये वाला भी। अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए छवि में x का मान बताना है, x का मान क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 164 माइनस का x है, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर इसको देखा जाए, तो यहाँ पर ये 12 का वर्ग हो जाएगा, ये 12 का वर्ग है, तो 12 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा यहाँ पर। 225 जो है 15 का वर्ग है, ठीक है? 15 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा 15 का वर्ग, फिर से मैं 225 करूँगा तो 164 माइनस का x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 225। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने वर्ग से वर्ग काट दिया है, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली 15 भी नहीं रखा है इसका, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसको खत्म करना था यहाँ पर। मेरा माइनस का x बराबर कितना आएगा? 225 और माइनस का 164 कितना आएगा घट कर? यहाँ पर 1 आ जाएगा और 22 में से 16 जाएगा, तो ये 6 बचेगा, यानी कि x का मान जो हो जाएगा माइनस का 61 आएगा। x का मान माइनस का 61 आएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन बता रखा कि एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। ठीक है? यहाँ पर एक बीकर है, इसमें दिया हुआ है वाटर और मेडिसिन, ठीक है? वाटर और मेडिसिन का जो अनुपात है वो 7 और 3 के अनुपात में दे रखा है यहाँ पर। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1-1 हो जाए? यानी कि बाद में अनुपात 1-1 हो जाना चाहिए, कब? जब पानी से बदला जाएगा। अगर पानी से बदला जाएगा तो उसमें जो मेडिसिन है उसका तो मान बराबर होना चाहिए। इसका 7 है तो ये 7 होना चाहिए और ये भी 7 होना चाहिए जब पानी से बदला जाएगा। ये तो 7 होना चाहिए यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये 7-7 हो जाएगा यहाँ पर अब। अब बोला है कि
कितना भाग पानी से बदलना चाहिए? तो पानी का कितना भाग? 4 भाग बदलना चाहिए, यहाँ पर 4 भाग बदलना चाहिए। 4 भाग बदलना चाहिए, टोटल कितना है? 3 और 7 टोटल 10 है, यानी कि 10 में से 4 भाग बदलना चाहिए, यानी कि 2/5 भाग बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इस गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये एक श्रेणी दी हुई है, यहाँ पर 11/5 है। इसकी मैंने ट्रिक्स बता रखी है, लेकिन ट्रिक पर इतना फोकस नहीं है, करना चाहिए या तरीके आने चाहिए हमारे पास, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, फिर अगर हमारा वो जो कंसेप्ट है वो अगर मजबूत नहीं होगा, तो फिर हम हो सकता है वहाँ पर भूल जाएँ। प्रेशर एक तो वैसे ही होता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर 11/5 है, तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा? सर्वांतर हो जाएगा इसका, मैं क्या करता हूँ, सर्वांतर निकालने के लिए दूसरी को पहली से भाग किया जाता है, फिर अगली दूसरी को पहली से, यानी कि हर पिछली संख्या से भाग किया जाता है। तो यहाँ पर 11/25 को मैं भाग करूँगा 11/5 से। 11/5 से भाग करूँगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर r का मान जो है वो 1/5 आ जाएगा, जो कि 1 से छोटा है यहाँ पर। और a का मान कितना है? a का मान 11/5 आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अब Sn का फ़ॉर्मूला लगा सकता हूँ। Sn का फ़ॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर a, और अगर r का मान 1 से छोटा है तो 1 माइनस का r माइनस का n रखूँगा और 1 माइनस का r रखूँगा, ठीक है? अगर 1 छोटा है r से, तो r से 1 छोटा है तो, सॉरी 1 जो है ये 1 से अगर छोटा है, यहाँ पर 1 जो है बड़ा है इससे, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान 11/5 है यहाँ पर, ठीक? और 1 माइनस r का मान कितना है? 1/5 की पावर n हो जाएगा यहाँ पर, और बटे में 1 माइनस का 1/5 आ जाएगा, ठीक है? मैं इसको डायरेक्टली मैंने कई कई प्रैक्टिस शेड में बताया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको पूरा ही बता रहा हूँ। 11/5 यहाँ जाएगा और ये इसमें से घटेगा, 4 यहाँ रह जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/4 यहाँ पर आ जाएगा और 1 माइनस का 1/5n ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक? 5 से 5 कट जाएगा, 11/4 आ जाएगा यहाँ पर। 11/4 यहाँ पर आ जाएगा, 1 माइनस का 1/5 की पावर यहाँ पर n आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। 11/4 आ जाएगा, 11/4 किसमें है? 11/4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये मेरा ठीक हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है, ठीक है? यहाँ पर ये बचत है और ये व्यक्तियों की संख्या है। तो पूछा प्रति व्यक्ति बचत का माध्य बताना, तो प्रति व्यक्ति ने कितनी बचत की होगी? इसने करी होगी यहाँ पर, इन इस एक व्यक्ति ने 5 की बचत की होगी, इन्होंने 15 या 45, टोटल सभी ने, ये इन्होंने 80 की बचत की होगी, इन्होंने 50 की बचत की होगी, इसने 30 की बचत की होगी, इसने भी 35 की होगी और इसने 80 की। टोटल बचत कितनी हो जाएगी? इनको जोड़ लेंगे, यहाँ पर 5 और 5 10, 5 15 का 5 आ जाएगा, हासिल लगेगा 1, 5 और 8 13 और 5 18, 3 21, 3 24 और 8 यहाँ पर 32 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 32 यानी कि टोटल जो बचत है वो 325 की हो जाएगी। और व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति इनकी संख्या जोड़ लेंगे, 1 3 4 4 8 2 10, 10 4 14, 14 से इसको मैं भाग कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको 14 से काटूँगा, 14 दूनी 28 आ जाएगा और बचेगा यहाँ पर कितना? 4 बटेगा, 14 तिया 42 बचेगा यहाँ पर और फिर से 3 बचेगा, 14 दूनी 28, यानी कि 23.21 के समथिंग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वर्ष 2001 में सैमसंग 2001 में सैमसंग टीवी की उत्पादन का प्रतिशत वही था जो वर्ष 2000 में था। जब 2001 में पी टाइप सैमसंग टीवी के उत्पादन की संख्या क्या रही होगी? तो यहाँ पर पूछा है कि 2001 में पी टाइप सैमसंग टीवी के उत्पादन की संख्या क्या रही होगी? 2001 ये है यहाँ पर। 2001 में टोटल प्रोड्यूस कितना हुआ है? 4,40,000। 4,40,000 टोटल हुआ है प्रोड्यूस यहाँ पर, ठीक? इसके अलावा सैमसंग पी टाइप के सैमसंग की का प्रतिशत कितना है? पी टाइप ये है यहाँ पर। कितना होगा? 0 से लेके 30 तक गया तो 30% हो जाएगा, तो 30% हो जाएगा इसका टोटल, ठीक है? 30%, 30 से इसको काटूँगा, 1 यानी कि 3 सी पर लास्ट में आएँगे और 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 13, यानी कि 1,32,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है वाला, यदि कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष एस टाइप सैमसंग टीवी में से 85% को बेच दिया गया था, 85% को बेच दिया गया था, तो कितने एस टाइप सैमसंग टीवी की बिक्री नहीं हुई थी? 85% को बेच दिया गया था, 15% की बिक्री नहीं हुई होगी, ठीक? 15% की बिक्री नहीं हुई होगी, 15% की। और यहाँ पर एस टाइप की कितनी परसेंट में उत्पादन हुआ है? यहाँ पर ये जा रहा है 65 से लेकर 75 तक, तो 10% प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर। ये भी 10% और ये भी 10% प्रोड्यूस हुए हैं। 10% का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये 3,50,000 है,
तो ये 35,000 हो जाएगा। 35,000 के 35,000 44,000, ये 44,000 35,000, इन दोनों का योगफल कितना है? इनका ही 15% मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। इनका मुझे 15% ज्ञात करना पड़ेगा। तो 15% कितना हो जाएगा इनका? 15/100 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जुड़कर कितना हो जाएगा? 35 और 44 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 79 हो जाएगा यहाँ पर। 79, और यहाँ पर ये 3 सिफर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे, तो 15 गुणा 790 आ जाएगा यहाँ पर। 15 गुणा 790, 15 नंबर 135, 15 सत्ते 105, 105 और 13 18 हो जाएगा, 118, यानी कि 11,850। 11,850 ऑप्शन नंबर सी में है। आ गया होगा समझ में क्वेश्चन ये? ठीक है, इसमें पूरी पूरी गुणा भाग नहीं करनी है। ठीक है, इसमें कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली, ये आसान क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह से कॉमन लेने पर। अगला, बाजार में पी क्यू टी मॉडलों में निर्मित सैमसंग टीवी की कुल संख्या बतानी है। 2000 की बात की गई है, तो 2000 में कौन कौन से हैं? 2000 में ये है यहाँ पर, 2000 में ये है, और 2000 में पी क्यू टी। पी का कितना प्रतिशत उत्पादन हुआ है? पी प्रकार की टीवी का 30% हुआ है। 0 से लेकर 30 तक जाएगा तो 30% तक हो जाएगा। 30% तो ये हो गया। और क्यू का, क्यू टाइप का, क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये 30 से लेकर और ये जा रहा है यहाँ पर 45 तक, यानी कि 15% का उत्पादन यहाँ पर हुआ होगा इसके। और क्यू प्रकार के, ये टी प्रकार के, यहाँ टी ये है, ये तो यहाँ से ये इस जगह से देखते हैं यहाँ पर ये 75 से लेकर के और 90 तक जा रहा, तो ये भी 15% का उत्पादन हुआ है इसका। तो कितना टोटल? 60% का उत्पादन हुआ है। ये टोटल 60% का उत्पादन हुआ है किसका? 2000 में। 2000 में इन तीनों प्रकारों का। तो 2000 में कितना है? 3,50,000। 3,50,000 और गुणा कितना हो जाएगा? 60%, बटे 100 आ जाएगा। 2 सिफर मेरे यहाँ से कट जाएंगे, और 3 सिफर तो मेरे आएंगे ही हैं, और 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 18 और 3 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 2,10,000। 2,10,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x और y का महत्तम समापवर्तक 15 और 36x² माइनस 81y² का HCF से किससे विभाजित होगा? ठीक है, ये सवाल में पूछा गया है यहाँ पर। अगर x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है, तो यहाँ पर x और y का, अगर x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है, तो मैं वो संख्याएं 15a और 15b मान सकता हूँ। ठीक है, दो संख्याएं 15a और 15b ले लूंगा। ठीक, यहाँ पर 36x² और माइनस का 81y², 81y²। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? इसको भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, 9 कॉमन है यहाँ पर, तो 9 बाहर आ जाएगा मेरा। और यहाँ पर 9 चौक 36, 4x², 9 नम 81y², इस तरह से आ जाएगा। या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 9 2x माइनस का 3y और 2x प्लस का 3y, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब अगर मैंने इस तरह से लिख लिया यहाँ पर ये, और मैं यहाँ पर अगर x का मान 15 रखता हूँ, x का और y का, तो 15 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा मेरा, यानी कि 9 गुणा 15 तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 9 गुणा 15 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? ये बचेगा मेरा यहाँ पर 2a माइनस का 3b, और यहाँ पर बचेगा 2a और प्लस का 3b, इस तरह से बच जाएगा, यानी कि 15 नंबर 135 आ गया। इसका मतलब 15 नंबर 135 मेरा आंसर हो सकता है। और यहाँ पर ये दूसरा समीकरण दिया है, मुझे इसमें भी इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेटिस्फाई करने के लिए क्या करूँगा? यहाँ पर भी सेम वही काम करूँगा, 9 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, तो ये 9x² हो जाएगा और ये y² हो जाएगा। इसको भी इस तरह से करूँगा। यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ? 3x² माइनस का y, 3x माइनस का y, ठीक, ये रखूँगा यहाँ पर, 3x माइनस का y और 3x प्लस का y, ये रख सकता हूँ यहाँ पर, रख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं फिर से ये मान अगर यहाँ को रखूँगा, तो फिर से ये आ जाएगा, 9 गुणा 15 आ जाएगा, सेम इसी तरह से। और अंदर बचेगा 3a माइनस का b और 3a और प्लस का b, इस तरह से बच जाएगा। ये 15 दोनों जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 नंबर 135 हो जाएगा। 15 नंबर 135 दोनों जगह कॉमन है, तो 135 से विभाजित होगा HCF से। इनका जो HCF होगा, अब इन संख्याओं का मैं HCF निकालता हूँ, HCF, तो HCF 135 आएगा, जो कि 135 से विभाजित होगा ये। एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? 40% कम करने के लिए, 40% का मतलब क्या होता है? 2/5 होता है। ठीक है, 2/5 होगा 40% का। अगर उसकी चाल पहले 5 थी, 2 कम करके 3 कर दी गई। ठीक है, 2 कम करके 3 कर दी गई थी। अब इस इतना कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, ताकि निश्चित दूरी करने में लगने वाले समय को
एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में यानी कि इतना कम करने के लिए उसमें जो वृद्धि करनी पड़ेगी, हमें 2 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किससे? 3 से। गुणा आ जाएगा 100 यहाँ पर, ठीक है? 200/3 आ जाएगा, 200/3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 यानी कि 66 सही, 66 सही, 3 छंग 18 आ रहा तो 2/3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 घनों के आयतन का अनुपात 27-64 है। उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। यहाँ पर घनों का अनुपात, घनों का अगर इनकी भुजा ए है, A1 और A2 है, तो इनके घनों का जो अनुपात है वो 27-64 है यहाँ पर, ठीक? तो यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा और इस A2 का मान आ जाएगा यहाँ पर 4। बोला है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम 6 A1 स्क्वायर 6 A2 स्क्वायर करेंगे और 6 दोनों से कट जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। यही अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि ए एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेचता है। ये ए है, इसने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी मान लेंगे और इसने बी को बेच दी यहाँ पर। बी को बेच दी कितने? 110 रुपए में 10% के लाभ पर। बी क्या करता है? ये फिर से इसको वापस बेच देता है हानि पर। कितने पर? 10% की हानि पर, यानी कि 9/10 में, यानी कि 11.99 रुपए में बेच देता है, ठीक है? यहाँ पर उसको 10 रुपए का लाभ यहाँ पर हुआ था और 1 रुपए का लाभ यहाँ पे हुआ था, तो 100 में इसको 11 का लाभ हुआ, यानी कि 11% का लाभ होगा उसको। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 11% का लाभ हुआ उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। ये सबसे बड़ा वर्ग ये है यहाँ पर, ठीक है? ये सबसे बड़ा वर्ग है और इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताना है किससे? इस वाले से बताना है, इस वाले से यहाँ पर, ठीक? अगर इसकी भुजा, बड़े वाले वर्ग की भुजा में अगर मैं ए ले लेता हूँ, इसकी भुजा इसकी आधी होनी चाहिए, या इसको ए ना लेकर के मैं इसको 2a ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसको मैं 2a ले सकता हूँ। अगर इसको मैं 2a लूँगा तो इसकी जो भुजा होगी वो a हो जाएगी। इस वाले की a हो जाएगी, आधी होगी, क्योंकि ये इसके बीच में बना हुआ है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है? तो इसकी भुजा ये आधी हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा और इस वाले का हो जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 4:1 आ जाएगा इसका। 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि ए और बी क्रम से 60,000 और 45,000 लगाकर, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पर ए और बी 2 व्यक्ति हैं ये, ए और बी, ये 2 व्यक्ति हैं। इन्होंने 60,000, इसने लगाए 60,000 रुपए और इसने लगाए 45,000 रुपए। ये लगा करके शामिल हो गए, एक साझेदारी शुरू कर दी इन्होंने, एक व्यापार शुरू कर दिया इन्होंने। बी को देख-रेख करने के 100 रुपए प्रति महीने मिलते हैं और टाइम कितना है? 1 साल का। अगर 1 साल का है तो इसको 1,200 रुपए मिल जाएँगे। किसको मिलेंगे 1,200 रुपए? ए को। बी को मिलते हैं, ठीक है? बी को दिए गए हैं। बी को देख-रेख के लिए 1,200 रुपए दे दिए गए। इसके अलावा ए और बी अपनी पूँजी का 10% वार्षिक प्रीमियम के रूप में प्राप्त करते हैं। 10% प्राप्त करते हैं तो इसको कितने मिलेंगे? 6,000 इसको मिलेंगे प्रीमियम के रूप में और 4500 इसको मिलेंगे प्रीमियम के रूप में यहाँ पर। अब बोला है कि इसके बाद शेष लाभ को अपनी पूँजी के अनुपात में बाँट देते हैं। तो अपनी पूँजी के अनुपात में अगर इनका समय बराबर रहा है, तो इनका रेशियो कितना रहा होगा यहाँ पर पूँजी का? ये 15 चौका 60 और 15 तिया 45, 3 4-3 के अनुपात में, और टाइम इनका बराबर है तो इनका लाभ का अनुपात भी यही हो जाएगा, ठीक है? लाभ का अनुपात ये हो जाएगा 4 और 3 का। अब कुल कितना है? 187 18,700 रुपए हैं। 18,700 रुपए में से ये कुल लाभ हुआ था 18,700 का, जिसमें से 1,200 रुपए तो बी को मिलेंगे देखभाल के लिए और इनको प्रीमियम के रूप में ये 10,500 रुपए ये मिलेंगे, ठीक है? 10,500 रुपए ये मिलेंगे। 10,500 इसमें से घटाता हूँ तो कितने बचेंगे यहाँ पर ये बचेंगे यहाँ पर 10,500 10,500 इसमें से घटाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर बचते हैं 8200 रुपए, और 82 में से 1200 और घटाऊँगा तो 7,000 रुपए बचेंगे। कुल मिला के जो अब जो धनराशि बचेगी वो 7,000 रुपए की बचेगी। 7,000 रुपए की धनराशि बचेगी किसकी? लाभ की। 18,700 का कुल लाभ था, जिसमें से इनको 6,000 के और 5,000 का प्रीमियम मिल गया और 1,200 रुपए बी को देखभाल के दे दिए। बची हुई 7,000 की राशि है वो बटेगी इस वाले रेशियो में, इस अनुपात में, 4 और 3 के अनुपात में। 4 और 3 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 का मान 7,000 है, 1 का मान 1,000 हो जाएगा। ठीक है? 1 का मान 1,000, तो इनको कितने-कितने मिलेंगे? 4,000 इसको मिलेंगे यहाँ पर और 3,000 इसको यहाँ से मिलेंगे।
ठीक है? और इनको ये अलग-अलग से मिल रहे हैं ये। तो सवाल में पूछा है बी को कुल लाभ, तो बी का लाभ कितना है? 3000 ये है और 4500 ये है और ₹1200 ये है। तो इनको मुझे जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। 3000 और 4500 कितने हो जाएँगे? 7500, 7500 और 12 ₹8700 हो जाएँगे। यानी कि बी को जो मिलेंगे टोटल वो ₹87 मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित ऋण को ₹6760 की 2 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में वापस किया गया है। वार्षिक जो ब्याज की दर है वो 8% है। 8% है और अगर अर्धवार्षिक है तो आर का मान जो होगा वो 4% हो जाएगा। और यहाँ पर 2 किस्तें तो किस्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किस्त 2 रहेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 4% को मैं 1/25 लिख सकता हूँ। अगर ₹25 बिक्री की करते हैं दूसरे साल के लिए, इसका वर्ग करेंगे 625 आ जाएगा और इसका वर्ग 676 आ जाएगा। ठीक, 676 आ जाएगा। अब किस्त जो है वो बराबर होनी चाहिए, तो किस्त को मैं बराबर करूँगा, 26 से यहाँ गुणा करूँगा, 26 से मुझे यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। किस्त जो है वो बराबर है। इसमें बोला भी कि बराबर किस्तों में जो है लौटा दिया गया है, ये बराबर है यहाँ पर। तो 26 से इसे गुणा करूँ, 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50, 50 और 15 65 हो जाएगा 650। 650 और 625 ₹1275 की टोटल क्या है? धनराशि है। और किस्त यहाँ पर कितनी है? किस्त हो जाएगी 676। पूछा क्या है? ऋण पर कितने ब्याज का भुगतान किया गया? मुझे ब्याज चाहिए तो मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा। 676 दूनी कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 और 2 छत्ते 14, 14 और 1 15 और 2 छंग 12, ₹1352। ₹1352 मुझे पूरे किस्त के साथ लौटाने पड़ेंगे, किस्त सहित। तो मुझे यहाँ पर ब्याज कितना देना पड़ रहा है? ब्याज देना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर ₹77 का। ठीक है? ये ₹77 इसका ब्याज आ जाएगा यहाँ पर। ₹77 बढ़ रहे हैं यहाँ पर। 25 यहाँ पर 25 बचे और 25 और 52 77 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक? तो मुझे ₹77 यहाँ पर ब्याज के रूप में देने पड़ रहे हैं, लेकिन ₹70 की। तो ये हो जाएगा ₹6760 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान आ जाएगा यहाँ पर 10, 1 का मान 10 आएगा, 77 का मान ₹760 हो जाएगा और ₹770। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। ये ए है और ये बी है। ये इसको मिलकर करते हैं दोनों 2 दिन में। यानी कि ए और बी करते हैं दोनों 2 दिन में, यहाँ पर ये दिया हुआ है। और ए अकेले उस काम को 38 दिन में करता है। यहाँ पर ए जो है उस काम को 38 दिन में पूरा करता है। हाँ, तो दोनों की इनकी हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 38 आ जाएगा। ठीक है? इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 19 और इसकी इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 ए की। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 18 है। बी की एफिशिएंसी 18 है, ए की 1 है, तब जाकर के 19 हो रही है। तो बी अकेले उसी काम को 9 गुना, इस काम का 9 गुना करना है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 18 है यहाँ पर। बी की एफिशिएंसी 18 है, तो कितने दिन में कर सकता है? 9 दूनी 18, ये 19 दिन में करेगा। 19 दूनी 38, 19 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अर्नब 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदता है। भाई संतरे हैं यहाँ पर ए और यहाँ पर केले हैं बी। ये केले हैं बी, ये खरीदता है कितने में? ₹276 में। इसके बाद बोला गया है कि जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है। अगर ये संतरे का मूल्य अगर 10% कम कर दूँ, तो एक केले का मूल्य वही रहता है। केले का मूल्य वही रहता है यहाँ पर। तो 5 संतरे और 10 केलों का मूल्य 210 हो जाता है। एक संतरे का मूल्य ए है, तो 5 संतरों का मूल्य 5 हो जाएगा, 5 ए हो जाएगा। लेकिन ये कम किया गया है, कितना? 10% कम किया गया है। तो 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 पंचे 45, यानी कि 4.5 आ जाएगा। ठीक है? तो ये 4.5 आ जाएगा यहाँ पर, 4.5। ठीक? और प्लस में इसका जो मूल्य वही रहा है, तो 10 किलो का मूल्य 10 ही होगा यहाँ पर। ठीक है? और इनका कम हो गया है। ये 5 संतरों का मूल्य कम होना चाहिए क्योंकि 10% कम कर दिया गया है। तो बराबर में कितना? ₹210 का हो जाता है यहाँ पर। तो 4 संतरों और 3 किलो का आरंभिक मूल्य बताना है। तो इसका मतलब मुझे ए और बी की मान मुझे पता करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 9 ए है और यहाँ पर 4.5 है। इस पूरे समीकरण में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँगा सब में, तो ये 9 ए हो जाएगा। 9 ए हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 20 बी और ये हो जाएगा यहाँ से कि दूनी 42, 420 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है? इस वाले का मेरे पास कोई कम बचेगा नहीं अब यहाँ पर। अब दूसरे में से पहले को घटा दूँगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? इसमें से इसको घटाऊँगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर प्लस था ये, और इसमें से इसको घटाऊँगा तो 12 भी बचेगा। 12 भी, और इसमें से इसको घटाऊँगा तो ये बचेगा यहाँ पर 4, और 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। यानी कि बी का मान आ जाएगा यहाँ पर 12। अगर बी का मान 12 आ गया तो इसका मान मैं कोई से भी समीकरण में रख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 दूनी 24 कर लेता हूँ। 9 ए पहले दूसरे में रख रहा हूँ यहाँ पर इस वाले में। ठीक है? 9 ए हो गया
और ये आ जाएगा यहाँ पर 12 दूनी 24, यानी कि 420 में से 240 मुझे घटाना है। तो इसमें से कितना बचेगा यहाँ पर? तो ये बचेगा यहाँ पर 0 और ये 2 बचा और 6, यानी कि 18 बचेगा। यानी कि एक ए का मान 20 आ जाएगा यहाँ पर। ए का मान यहाँ पर 20 आ गया और बी का मान यहाँ पर 12 आ गया। तो पूछा क्या है? पूछा है कि 4 संतरे कौन से हैं? ये हैं। संतरे मैंने ए लिए थे। 4 संतरों का मूल्य और 3 केलों का मूल्य इनका बताना है। तो ये आ जाएगा 80 और 12 तिया 36, यानी कि ये हो जाएगा 116 रुपए। 116 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब तथा कुछ जोड़े भूरे जुराबों का ऑर्डर दिया। यहाँ पर काले जुराब और भूरे जुराब, इनका ऑर्डर दिया इसने। इसके बाद काले रंग के जुराब की कीमत ऑर्डर दिया, यानी कि पता नहीं 4 जोड़ी ये थे कितने, एक व्यक्ति 4 जोड़े काले जुराब तथा कुछ जोड़े भूरे, यानी कि इसने 4 जोड़े तक काले दिए थे और भूरों का मुझे पता नहीं है। यहाँ पर इनकी संख्या है, नंबर यहाँ पर ये। भूरों का भी पता नहीं है। भूरों का नहीं पता तो उसको मैं एक्स ले सकता हूँ अभी, ठीक है। आगे बोला है कि काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से दोगुनी है, यानी कि इनकी जो कीमत है वो दोगुनी है इन वालों से, ठीक। अब अगर ये इसकी कीमत है तो इसका बिल कितना होना चाहिए? बिल कितना? 4 दूनी 8 रुपए और ये x रुपए, यानी कि टोटल ये 8 प्लस x रुपए होने चाहिए थे, ठीक है। टोटल 8 रुपए, 8 प्लस x रुपए का होना चाहिए था टोटल ये। अब बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से क्या कर दिया? इसने बिल बनाते समय गलती से क्या कर दिया? गलती से काले और भूरे रंग के जुराबों की संख्या परस्पर बदल दी। इसने क्या किया? ये संख्या यहाँ पर बदल दी ये दोनों संख्याएँ इसने बदल दी थी यहाँ पर। तो इनका जो अब मूल्य होगा वो कितना होगा? इनका मूल्य होगा 2x और प्लस का 4 एकम 4। ये बदल दी तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। इनका ये मूल्य हो जाएगा और ये मूल्य जिसके कारण बिल का भुगतान 50 रुपए बढ़ गया था। यानी कि ये जो भुगतान था ये 50 रुपए बढ़ गया था। 50% का मतलब होता है बढ़ने का 3/2, 1/2 होता है और बढ़ के 3/2 हो जाएगा। यानी कि 8 प्लस x का मान इसका जो है वो 3/2 हो गया था। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 2 दूनी 4x आ जाएगा और 2 चौक 8 आ जाएगा यहाँ पर और 3 अट्टे 24 आ जाएगा और 3x यहाँ पर हो जाएगा ये। ये इधर आकर के घट जाएगा, ये x बचेगा और ये इधर आकर के घट जाएगा, 16 बचेगा। यानी कि x का मान यहाँ पर 16 आ गया। यानी कि इसका मान यहाँ पर 16 आ गया। सवाल में पूछा है कि प्रारंभ में काले और भूरे रंग के जुराबों की संख्या का अनुपात। तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:1, 1 और 4 के अनुपात में, ठीक है। 1:4 के अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1:4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक भिन्न R 18.75% के समतुल्य है। 18% के समतुल्य है। R का मान जो है वो 18.75% है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 18.75% को यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 और 6 पॉइंट, ये मेरा 25 आ जाएगा। 6.25% आ जाएगा और 6.25% की फ्रैक्शन होती है 1/16 होती है। तो इसको मैं 3/16 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस पूरे को मैं 3/16 लिख सकता हूँ यहाँ पर। R का मान 3/16 आ जाएगा। तो मुझे इसका मान बताना है। तो ये 64 आ जाएगा और 64/9 आ गया यहाँ पर और इंटू 2, यानी कि 2 आ जाएगा और R का मान यहाँ पर 3/16 है यहाँ पर ये, ठीक है। इतना कर सकते हो। 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 3/8 कर सकता हूँ, इसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। 64/9 और गुणा 3 तिया 9 और 8 8 64 आ जाएगा। 64 से 64 और 9 से 9 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक है। ये भी इस तरह का क्वेश्चन वैसे पिछले प्रैक्टिस सेट में आ गया था, लेकिन यहाँ पर ये 4 से ही 1/2 दिया है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको कल करके देख लेते हैं कि क्या है। 3 साल में हो रही है वो 97-66, 3 साल में 97-66 हो रही है और 4 सही यानी कि साढ़े 4 साल में हो रही है वो 10,849 रुपए की धनराशि हो रही है यहाँ पर वो। तो 1.5 साल में कितनी हो जाएगी? यानी कि साढ़े 4, 1.5 साल में कितनी हुई होगी वो? 1 सही 1/2 साल में कितनी हुई होगी? यहाँ से इसको घटाऊँगा 3 आ जाएगा और यहाँ पर 14, 8 बचेगा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा 1000। 3 साल में वो हो गई, 3 साल में जो उसका ब्याज आएगा, यानी कि ब्याज आया है यहाँ पर। ये जो ये 1.5 साल का जो है यहाँ पर ये ब्याज आया है, इसमें से मैंने घटाया जो है ना, ये 1.5 साल में जो ब्याज मिला है मुझे यहाँ पर। 3/2 साल में ब्याज इतना है, 3 साल में ब्याज कितना मिला होगा? 2 से इधर गुणा कर दूँगा। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी कि 2166 रुपए का मुझे 3 साल में ब्याज मिला होगा। 2166 रुपए का अगर मुझे 3 साल में ब्याज मिला है तो यहाँ पर ये मेजदन 97 है। तो मुझे धनराशि कितनी मिली? धनराशि कितनी होगी? वो 0 0 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि 76 रुपए की धनराशि होगी।
कितना आ गया 7600। पी का मान मेरे पास 7600 आ गया है। तो यहाँ पर मैं इससे इसको काट के 1 साल का भी कर सकता हूँ इसको। 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 में 1 साल के ब्याज लगा दूँ यहाँ पर। ₹722 1 साल का ब्याज है ₹7600 पर, और गुणा मुझे आर का मान निकालना है, बटे 100 कर दूँगा। 100 से जो कट जाएगा यहाँ पर ये, और इसको मुझे 722 को क्या करना है, 76 से भाग करना है। 76 से भाग करना है, इसको 2 से भी काट सकता हूँ। 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, और यहाँ आ जाएगा 38। 261 को 38 से भाग करूँगा तो 9.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है?